Assalamualaikum everyone. I hope you would be doing great. So here I come up with a new topic of the novel The Return of the Native by Thomas Hardy. And the topic is the art of characterization. So we are going to discuss the art of characterization of Hardy, which he has he characterized his all of the characters in this novel. So we are going to discuss this technique and we'll see that how and which techniques he has used in this novel um, for the description and for the portrayal of his characters. So let's begin with this topic now. As you know, all this we have discussed this topic already in the class, but here I'm going to again explain it for the students who were absent in the last class. So it will be beneficial for you. So best of luck while you will. While you will try to understand this topic, you will always be welcome to ask me any question about it. So the basic aim to upload this lecture is to make this topic understandable for you all. So let's begin here. Hardy art of characterization. हार्डी की जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है, जिस आर्ट को उसने यूज़ किया है, जिस टेक्निक को उसने कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज़ किया है, हम वो डिस्कस करेंगे. Hardy is the creator of large number of important figures of literature. हार्डी को जो है एक उसने जितने भी लिटरेचर में अब तक के नॉवेल्स उसके हमने ऑलरेडी हमने नहीं बल्कि एक्चुअली उसकी सेंचुरी से लेके अपने एरा से लेके अब तक जितने भी उसके नॉवेल्स हमें पब्लिश होते नज़र आते हैं, उसमें जब भी आप देखेंगे उसमें एक बहुत सारी फिगर्स आपको नजर आएंगी और डिफरेंट और इम्पोर्टेंट फिगर्स आएंगी जिनकी क्रिएशन इसने की हुई है. और एक बहुत ही करें लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट फिगर्स, लाइक उसने बहुत ही डिफरेंटली और बहुत एक हट के जो है ना उसने एक तरीका यूज़ किया है उनको उनको पोर्ट्रेल के लिए जो है ना. तो आप उसके जितने भी नॉवेल्स पढ़ेंगे उसमें आपको डिफरेंट पोर्ट्रेल नज़र आएगा कैरेक्टर्स का, एक दूसरे से या नॉवल के अंदर या उसने कुछ ना कुछ हर एक नॉवल में उसका एक एम है इंसान के इंसान का दुनिया में उसका फेट, उसकी डेस्टिनी, उसके चांस, कोइंसिडेंसेस, ये सारी चीज़ें बेसिकली उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है. So he has created large number of characters than any other writer except Shakespeare. यानी कि लिटरेचर के अंदर जितने उसने कैरेक्टर इसने जितने कैरेक्टर इसने क्रिएट किए हैं, शायद ही किसी दूसरे नॉवलिस्ट ने किए हों या राइटर ने किया हूँ, एक्सेप्ट फॉर शेक्सपियर. शेक्सपियर एक पहला बंदा था जिसने ऐसा किया और उसके बाद अगर नाम आता है तो वो थॉमस हार्डी का आता है. हिज कमांड ओवर ह्यूमन पर्सनैलिटी इज एक्सटेंसिव. उसकी ह्यूमन पर्सनैलिटी पे जो कमांड है, एक ग्रिप है कि वो ह्यूमन पर्सनैलिटी को अपने उनकी रियलिटी को प्रेजेंट करने के लिए उसके पास एक ग्रिप थी, एक कमांड थी उसके पास, जिसके थ्रू वो हर एक करेक्टर को उसी रोल के अंदर रखते हुए डिफरेंटली हमें जो है ना पोर्ट्रेट करता हुआ नजर आता है. हर आप जो भी नॉवल पढ़ेंगे उसमें आपको टेक्निक्स इसकी नजर आएंगी, आपको रियलिटी नज़र आएगी, इंसान अपनी किस्मत से लड़ता हुआ और इस तरह के करेक्टर मोस्टली आपको नज़र आएंगे. इंजर क्लेयर, क्लाइम यूब्राइट, गैब्रियल ऑक, ये सारे उसके करेक्टर हैं. हैंचर्ड हैंचर्ड जो मैंने आपको बताया था, मेयर ऑफ कैस्ट्रोब्रिज, जो हार्डी का नावल है, उसके अंदर जो कैस्ट्रोब्रिज सिटी का मेयर बनता है बाद में, उसका एक्चुअली नेम हैंचर्ड होता है. तो ये उसके डिफरेंट नॉवेल से नेम्स जो है वो लिए गए हैं. स्टेशिया, टेस, बाथशेबा are only a few out of the many immortal characters of Hardy. इनमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि एक्चुअली एग्जिस्टेंस थी उनकी और उड़ी हुए थॉमस हार्डी ने अपने नावल उन्हीं कैरेक्टर्स को अपने नावल्स के अंदर ऐड किया हुआ है. जैसे बादशबा है, बादशबा एक किंगडम जो है थी, किंगडम ऑफ इजिप्ट थी आई थिंक. तो उसमें ये किंग के प्लेजर के लिए जो है
उसको रखा जाता था और फिर इस तरह से किंग की जो है ना वो सल्तनत को बचाने के लिए हेल्प आउट करती है। उस लाइक एक रियल एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है जो कि पहले जो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो उसको जो है हार्डी ने अपने नॉवल के अंदर ऐड किया। आर ओनली अ फ्यू आउट ऑफ द मैनी इमॉर्टल कैरेक्टर्स ऑफ हार्डी, ये वो सारे कैरेक्टर हैं जो आप पढ़ने के बाद कभी भी भूल नहीं सकते। इनकी एग्जिस्टेंस और इनकी पोर्ट्रेल ऐसी है नॉवल के अंदर कि आप इनको एक दफ़ा पढ़ लिया आपने, आपको कभी भी इनके कैरेक्टर्स भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर्स शायद ही किसी दूसरे नॉवल ने लिखे हों, नॉवलिस्ट ने लिखे हों। तो इमॉर्टल का मतलब है कि वो चीज़ें या वो कैरेक्टर जो कभी भी फना नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली ये नॉवेल्स अभी सालों साल पढ़ाए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आगे भी ये एक सिलसिला चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो इमॉर्टल इस सेंस में है कि कभी भी जो है ये सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला, इस इनको पढ़ने वाला, ठीक है? और इनको कोई अब जो है ऑब्वियसली इनका पोर्ट्रेट हो चुका है, नॉवल पब्लिश भी हो चुके हैं, तो एक इसको ख़त्म करना एक इम्पॉसिबिलिटी है। इट इज़ अ गैलरी ऑफ एवरलास्टिंग डिलाइट, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एवरलास्टिंग डिलाइट जो हमेशा रहने वाली डिलाइट है, वो रोशनी या प्लेजर है जो आपको हमेशा इस गैलरी में नज़र आएगी। ऑलमोस्ट इन ऑल द नॉवेल्स एंड ऑल द ड्रामाज द सेंट्रल एक्शन इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर। यानी कि जितने भी नॉवेल्स हैं, जितने भी ड्रामास हैं हार्डी के, उसमें जो सेंट्रल एक्शन है वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर की, यानी कि बेसिक जो मेन कैरेक्टर है प्रोटोगनिस्ट, उनका उनके एक्शन और उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो सेंटर जो है ना उस पर फोकस, मेन फोकस उस पर है। और फिर उसके अराउंड जो स्टोरी घूम रही है, उसके अराउंड जो जितने भी कैरेक्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं और जो एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट है, वो उसकी वजह से और उसके थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। हार्डी डिवेल्प्स द कैरेक्टर एज द अदर नॉवलिस्ट, अपने कैरेक्टर को ऐसे ही डेवलप करता है। डेवलप करना यानी कि कैरेक्टर आगे ग्रोथ कर रहा है, उसके आगे एक्शंस और रिएक्शंस हमें नज़र आते हैं और उसके थ्रू उसकी क्या पोजीशन होती है उसकी ज़िंदगी में नॉवल के अंदर, ये हम देखते हैं। थ्रू द स्ट्रेस ऑफ सर्कमस्टांसेस के स्ट्रेस, यानी कि जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो कंडीशन कंडीशन और सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके लाइक उसके थ्रू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं हमें नजर आते हैं। हार्डी हैज ड्रॉन हिज कैरेक्टर्स बाय यूजिंग विविड डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, मेटाफर्स एंड कंपैरिजंस। उसने अपने कैरेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ किया है कि उनमें आपको मेटाफर्स भी नजर आएंगे, कुछ फ्रेजेस क्लॉजेस भी नजर आएंगे और कंपैरिजन होता हुआ भी नजर आएगा। जैसे इस नॉवल के अंदर है कंपैरिजन आपको स्टेशिया का दूसरी फीमेल कैरेक्टर्स के साथ कंपैरिजन नज़र आता है, और क्लाइम यूब्राइट का दूसरे मेल कैरेक्टर्स के साथ आप देख सकते हैं, या डिगोरी वैन के साथ का कैरेक्टर एज कम्पेयर टू द मेल कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। तो इस तरह के जो कंपैरिजंस हैं वो मोस्टली आपको नज़र आएंगे। द वेरी मोमेंट्स, वेरी मतलब इम्पोर्टेंट या जो बेसिक movements and gestures of his characters often reveal their characters, यानी कि नॉवल जो नॉवलिस्ट है वो खुद कैरेक्टर्स को रिवील नहीं करता, वो कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे इस तरह से करता है कि उनके मूवमेंट्स, उनके जेस्चर्स और उनके जितने भी हरकतें और एक्शंस वगैरह हैं उनके थ्रू उनके कैरेक्टर खुद ब खुद रिवील होते हैं अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर और सर्कमस्टांसेस। तो इस तरह से करेक्टर डेवलप होता हुआ नजर आता है। हार्डी यूजेस द मेथड ऑफ सेट डिस्क्रिप्शन इन कैरेक्टराइजेशन। मेथड ऑफ सेट डिस्क्रिप्शन यानी कि एक प्रॉपर सेटअप या प्रॉपर सेट है जिसमें डिफरेंट वे में आपको कैरेक्टर्स नजर आएंगे। इट हैज़ बीन यूज्ड विद द रेयर सक्सेस इन द केस ऑफ स्टेशिया इन द टर्न ऑफ द नेटिव, यानी कि सक्सेसफुली यही चीज़ बहुत रेयरली स्टेशिया के कैरेक्टर में ऐड की गई है। अभी हम थोड़ा फर्दर आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन और स्टेशिया के केस में इस तरह से कैसे था क्यों था ये आपको समझ आ जाएगा। A complete chapter is devoted to portray her personality.
अब देखिए रेयर सक्सेस यानी कि यहाँ पे उसने एक कंप्लीट चैप्टर जो है बुक का वो सिर्फ स्ट्रिशिया की पर्सनालिटी पे उसने जो है वो लिखा हुआ है, उसका पोर्ट्रेल है टोटली स्ट्रिशिया का। तो जो सेट डिस्क्रिप्शन है इसका मतलब है कि एक सेट की शक्ल में, ठीक है, किसी का पोर्ट्रे करना, डिपिक्शन करना, प्रेजेंट करना। तो यहाँ पे स्टेशन का करेक्टर एक सेट यानी कि एक चैप्टर की शक्ल में इसकी डिस्क्रिप्शन की गई है कि उसको बहुत ही एक्सपेंड करके बताया गया है, उसका पोर्ट्रेट जो है वो डिपिक्ट किया गया है। फर्स्ट देयर इज अ सक्सेशन ऑफ लाइट टच इन द यूजुअल मैनर ऑफ हार्डी। स्टार्ट में थोड़ा सा लाइट टच यानी कि हल्का, अब करेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, वो ज़्यादा नहीं। लाइट टच यानी कि थोड़ा थोड़ा जैसे एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाते हैं ना, इसी तरह से हार्डी ने इस मैनर में इसको आगे लेके गया कि शुरू शुरू में थोड़ा सा लाइट टच दिया, फिर थोड़ा और इसको डिपिक्शन की फर्दर इसकी इसको रिवील किया बाय द टाइम अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर और circumstances और actions of that character. Then follows the complete chapter of description। और फिर उसने जो है चैप्टर की जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करते हुए यानी कि वही एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक डिस्क्रिप्शन देते हुए उसको आगे लेके जाना। Thomas Hardy does not give us the descriptions as an inferior artist would have done। एक छोटा आर्टिस्ट जिस तरह से डिस्क्रिप्शन देता है इस तरह से इसकी डिपिक्शन नहीं है, इसने बहुत लार्ज नंबर पे जो है ना लार्जली इसको अपने कैरेक्टर्स को डिपिक्ट किया होता है, उनकी डिस्क्रिप्शन दी होती है, ना कि उन छोटे आर्टिस्ट की तरह। Instead, a catalog of Stitia's charms, स्टेशिया का जो चार्म है उसकी ब्यूटी है उस पे जो उसकी डिपिक्शन है, हार्डी टेल्स अस व्हाट शी suggests एंड व्हाट शी स्टैंड्स फॉर। वो किस चीज़ के लिए स्टैंड लेती है और सजेस्ट क्या करती है हमें, उसकी आइडियलाइजेशन क्या है, हमें दोनों चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, ये बताने की कोशिश की है हार्डी ने। यानी कि जो वो नज़र आती है और जो वो सजेस्ट करती है, जो उसकी आइडियलाइजेशन है। दस हर हेयर इज़ नॉट सेट टू बी ब्लैक, उसके बाल ब्लैक नहीं थे, बट दैट अ होल विंटर डज नॉट कंटेन डार्कनेस इनफ टू फॉर्म इट्स शेडोज। यानी कि द होल विंटर डज नॉट कंटेन डार्कनेस, यानी कि उसके शेडोज को प्रेजेंट करने के लिए वो थोड़ी बहुत उसके जो फीचर्स हैं उसकी डिपिक्शन दी गई है कि उसके बाल ब्लैक नहीं है और एक जैसे विंटर में अ होल विंटर डज नॉट कंटेन डार्कनेस, कि उसके शेडोज को एक प्रेजेंट करने के लिए उसको किसी भी सीजन के लिहाज से वो डार्कनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो करेक्टर को उसी के थ्रू रिवील करता है और उसके शेडोज उसी के थ्रू, उसकी फॉर्म्स और उसकी अपीयरेंस के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू रिवील करता है। सिमिलरली हर मोशन सजेस्ट द एब एंड फ्लो ऑफ द सी। ये एटमॉस्फेरिक जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे वो आ जाती है कि जो फ्लो ऑफ द सी है उसके जो मोशंस हैं, जैसे जिस तरह से उसके फीचर्स बताए गए हैं कि उसके बाल ब्लैक नहीं है और मौसम के साथ उसकी शेडोज पे मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या इस तरह से। तो इसी तरह से एटमॉस्फेरिक डिपिक्शन है, हर मोशन सजेस्ट द एब, यानी कि उसके इमोशंस जो हैं वो कह लो कि एक ज़वाल आना किसी चीज़ को, ऐप का मतलब है किसी चीज़ को ज़वाल आना या कम होना, घट जाना। तो उसके इमोशंस हमें जैसे एक फ्लो ऑफ द सी है ना, फ्लो में जब एक चीज़ आती है ना तो वो समहाउ एक लाइटर वे में आती है। जैसे इसके इमोशंस हैं तो इसके इमोशंस को स्टार्ट में या जिस चैप्टर में इसको डिपिक्ट किया गया है उसमें इसको बहुत ही स्लोली बताया गया है। मतलब चैप्टर में आप ये देखेंगे कि उस चैप्टर के अंदर पूरी डिपिक्शन नहीं है, एस्टिशा के बारे में डिस्कशन ज़रूर है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो किस टाइप का करेक्टर है। वो बाय द टाइम रिवील होती है तो उसके इमोशन यहाँ पे स्लो है, यानी कि मतलब स्लोली स्लोली इसको लेके जाया जा रहा है। एंड फ्लो ऑफ द सी
और जो एटमॉस्फेयर है उसके उसके साथ साथ डिपिक्शन है एंड हर वॉइस द वॉयला, ठीक है। क्लाइम यू राइट टू इन दिस नॉवल हैज बीन गिवन अ लेंथी एंड सेट ट्रीटमेंट, यानी कि इसी की इसकी जो ट्रीटमेंट है और डिस्क्रिप्शन है वो भी इसी तरह से बहुत लेंथी और एक बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया है इसको। Sorry. How do you really describe a character as a photographer? एक वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही कम ऐसा आपको फील होगा कि वो एक फोटोग्राफी की तरह जो है वो उनको प्रेजेंट कर रहा है, बट लाइक वन हु राइजेस अबव द फिजिकल एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द माइंड, यानी कि इसने अपने कैरेक्टर्स को फोटोग्राफर की तरह बहुत ही कम किया है, डिपिक्ट किया है, बल्कि ऐसा डिपिक्ट किया है कि जो इंसान उसको जैसे कोई फिजिकल अपीयरेंस को जो है राइज करता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से लेके शुरू करता है और एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द माइंड, और माइंड जो रीडर्स हैं वो उस इंसान के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एंड सोल ऑफ द पर्सन अंडर स्टडी, और इस तरह से फिर उसके अंडर द स्टडी यानी कि उसकी रूह तक को भी समझ पाते हैं कि एक्चुअली इस कैरेक्टर की नेचर क्या है और इसकी डिपिक्शन कैसे की गई है और नॉवल के अंदर इसका क्या रोल है, क्या परफॉर्मेंस है। तो ये इस तरह से इसकी डिपिक्शन है कि आप फिजिकल से लेके आप फिर इसका माइंड रीड करते हैं, फिर इसकी सोल ऑफ द हार्ट और डीप स्टडी के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक फोटोग्राफर की तरह नहीं है कि हर एक चीज़ को जो है वो सामने सामने डिपिक्ट कर दिया गया हो या साइन दे रहे होंगे या हिंट्स दे रही होंगी कि आप उसमें से आप ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह से नहीं है। बाय द टाइम एक चीज़ चलती है और फिर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैरेक्टर्स को। थॉमस हार्डीज कैरेक्टर्स आर रियल एंड लाइफ लाइक, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली लाइफ में जिस तरह से होते हैं वैसे हैं। दे आर लाइक ऑर्डनरी ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट टू ऑर्डनरी जॉयज, यानी कि इसी तरह से कॉमन पर्सन है, सारे कॉमन मैन है की तरह हैं, आम ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से होते हैं इस तरह से हैं, जिनके लिए मतलब हैप्पीनेस सॉरो और इस तरह के जो कॉमन पैशंस हैं, इमोशंस हैं, ये हर इंसान के ज़िंदगी में आते रहते हैं, खुशी के, गम के, सैडनेस के। इसी तरह से इनकी ज़िंदगी में भी कॉमन मैन की तरह, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स की तरह इनकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही ऑर्डिनरी जॉय, सॉरोस ऑफ लाइफ एंड कॉमन ह्यूमन पैशंस, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इट डज नॉट हैव इधर एंजल्स और गॉड्स। इसके नॉवल के अंदर आपको एंजल्स और गॉड्स बहुत कम नज़र आएंगे। हिज कैरेक्टर्स आर जेम्स बट दे आर फ्लॉड, ठीक है। दे आर ऑल ऑफ द अर्थ, ऑल ऑफ द अर्थ यानी कि वैसे ही है जैसे ज़मीन पर बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं एक्चुअली इंसान होते हैं लोग, इस तरह से। और जेम्स का मतलब है कि कोई कीमती चीज़ जो होती है ना उसको कहते हैं। हिज कैरेक्टर्स आर जेम्स, यानी कि उसके कैरेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। या कोई छोटा आर्टिस्ट जो है इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं कर सकता। और बट दे आर फ्लॉड, यानी कि उनमें कोई ना कोई जो है फॉल्ट पाया जाता है, कोई ना कोई कमी हमें आपको नजर आएगी। दे आर ऑल ऑफ द अर्थ एज डेविड सेसिल सेज, डेविड सेसिल का ऑलरेडी एक दो नॉवल में पहले भी मैंने आपको कमेंट का रेफरेंस जो है दिया हुआ है। इन क्रिटिक्स को याद रखा करें। तो यहाँ पे भी उसका अगेन रेफरेंस आ गया। एज अ क्रिटिक उसने कमेंट किया है कि द फैक्ट इज ही कैन नॉट सिंपली पेंट एट फुल लेंथ ऑडियंस पीपल। इन लोगों की जो है सिंपली पेंट नहीं कर सकता इनको वो थॉमस हार्डी। ऑडियंस इम्प्लाइज मीननेस, यानी कि इन लोगों की जो मीननेस है वो सिंपली पेंट की तरह डिपिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक पेंट होता है, पेंट देख के पता चल जाता है पेंटिंग कैसी है, ये वो है, लेकिन इस तरह से नहीं है। वो उनकी मीननेस उनके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और इवेंट्स जो नॉवल के अंदर होते हैं और दूसरे कैरेक्टर्स के जो एक्शन और रिएक्शंस हैं इनके साथ आपस में एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है या इवेंट्स होते हैं फिर या जो भी नॉवल के अंदर कोई भी एक्शन और रिएक्शंस इनके होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, उसके थ्रू इनकी मीननेस इनके कैरेक्टर्स हमें रिवील होते हुए नजर आते हैं। कौन कहाँ पे कैसा निकलता है ये हमें वक्त के साथ पता चलता है। तो पेंट की तरह इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं करता है ये। एंड मीन पीपल नीदर फील डीपली नॉर आर अवेयर ऑफ एनी इशू लॉन्गर लार्जर।
सॉरी, यानी कि एक ऐसे लोगों की डिपिक्शन सिंपली वो नहीं करता, नीदर फील डीपली, जो कि बहुत ज़्यादा डीपली फील नहीं करते हैं हम उनको पढ़ते हुए, नॉर आर अवेयर ऑफ एनी इशू लॉन्गर लार्जर सॉरी देन दोज इन्वॉल्व इन द ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर ओन सेल्फिश डिज़ायर्स। अपने सेल्फिश डिज़ायर में वो इन्वॉल्व होके जो भी कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि यानी कि इशू उनके साथ क्या है, उनको अपना इशू ही उससे अवेयरनेस नहीं होती उनकी। तो हमें कैरेक्टर्स इस तरह से नज़र आएँगे, यानी कि वो अपने आप में कन्फ्यूज़ होते हुए नज़र आते हैं, जिनको पढ़ के हम खुद सस्पेंस और कन्फ्यूजन में जो है वो खुद को फ़ील करते हैं। तो यस, हार्डली सिंपली कैन नॉट गेट इनटू द हार्ट ऑफ सच पीपल, ठीक है? ऐसे लोगों के जितने भी इसके कैरेक्टर हैं नॉवल के अंदर, जितने भी लोग हैं उनके आप कह लें कि दिल में क्या है, आसानी से उस पे आप नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है? इट डज़ नॉट मीन दैट ऑल सक्सेसफुल क्रिएचर्स आर वर्चुअस, यानी कि जितने भी अब तक उसने अपने जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें जो जो डिपिक्शन की हुई है अपने कैरेक्टर्स की, ऐसा नहीं कहा जाता कि वो बहुत ही दैट ऑल ही सक्सेसफुल क्रिएचर्स आर विक्टर्स, यानी कि हर जितने भी इसके सक्सेसफुल कैरेक्टर हैं वो अपने आप में गुडनेस है, उनकी अच्छाई है, ठीक है? उनकी मॉरल वैल्यूज़ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ उनकी मॉरल वैल्यूज़ दिखाई गई हों, वो सक्सेसफुल इस वज़ह से भी है क्योंकि वो रियलिस्टिक कैरेक्टर की तरह से डिपिक्शन उनकी हुई है। ये उनमें अगर अच्छाई है तो उनमें बुराई भी है, उनके फ्लॉ भी हैं, अगर उनके अरूज है तो उनका ज़वाल भी है। तो इस तरह से इस वज़ह से सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ़ गुडनेस हो उनमें। हैंचर्ड एंड स्टेशिया कमिट सिंस। टेंशन वही जिसने अपनी बेटी और बीवी को मेले में बेच दिया था, मेरा कैस्टरविच नॉवल के अंदर। एनेस्टेशिया कमिट सिंस, ये गुनाह करते हैं बट दे डू सो इन द ग्रैंड मैनर, यानी कि इसको कहते हैं ना एक चीज़ सीना तान के करना, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली और डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करते हैं दोनों। दिस ग्रैंड मैनर इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओवर मास्टरिंग पैशन। ओवर मास्टरिंग यानी कि बहुत ही एक्सपर्टली, और जैसे किसी चीज़ का डर ना हो और आप कॉन्फिडेंटली एक फ़ैसला लेते हैं और करते हैं। तो इस मैनर में जो है ना दोनों ने ये फ़ैसला लिया था और कमिट किया था, ये सीन कमिट किया था दोनों ने अपनी-अपनी ज़िंदगी में। नॉट द कैलकुलेटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्फिश लस्ट। मोरओवर दे नो द दे आर डूइंग रॉन्ग, उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। दे आर टोन विद कॉन्साइंस, ठीक है? दे आर टोन विद conscience, therefore we do not dislike them, यानी कि हम उन्हें डिसलाइक नहीं करते क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उन्हें पता है कि वो गलत है, और फिर वो कंफ्यूज भी है कि वो ठीक करें ये गलत है, ठीक है? तो हार्डेस्ट कैरेक्टर्स आर लाइफ लाइक रियलिस्टिक, दे आर कंपाउंड ऑफ गुड एंड इवल लाइक रियल ह्यूमन बींग्स। रियल ह्यूमन बींग्स की तरह वो उनमें गुड और इवल दोनों पाए जाते हैं, मिक्सचर है दोनों का। यहाँ पे कंसाइंस का मतलब ये है कि एक इंसान की जो मॉरल सेंस होती है राइट और रॉन्ग में आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो उनकी कह लो कि इट हैज़ लाइक पार्टेड इन सम पार्ट्स, लाइक टुकड़ों में बँट जाना। दे आर टोन विद कंसाइंस, टोन होता है कि पीसीज़ टुकड़ों में बँट जाना, टुकड़े कर देना किसी चीज़ के। तो उनकी जो मॉरल सेंस थी राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने की, वो कह लें कि उसमें वो कन्फ्यूज़ थे। वो कहीं टूटी
टूट चुकी थी। हालाँकि उन्हें ये पता था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे सही कर रहे हैं, कहाँ पे गलत कर रहे हैं, यहाँ पे वो कन्फ्यूज़ थे। तो ये उनकी जो है वो डिपिक्शन थी। अब हम आगे फर्दर इसका रेफ़रेंस भी देखेंगे विद इन दिस नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। दे आर विदाउट ग्रॉसनेस। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे उसके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है कि आपको इस आर्ट के थ्रू जो है हार्डी ने अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया है, और आपको यही चीज़ नॉवल के अंदर हर कैरेक्टर में, मोस्टली कैरेक्टर में यही चीज़ें आपको डिपिक्शन होती हुई इनकी नज़र आएंगी। दैट इज़ वाई दे आर आइडियलाइज्ड। Some of Hardy's characters are mere types, such as Claire and Jocelyn Paston, and that's why their appeal is limited. ये क्लेयर और जो जॉसलिन पास्टन है, ये भी इसके कैरेक्टर्स हैं दूसरे नॉवल से। तो यानी कि इन कैरेक्टर्स को लाइक सम ऑफ हार्डिस कैरेक्टर्स आर मेयर टाइप्स, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही किस सेंस में कहा जा सकता है इसको, अनमिक्स्ड हों, जो प्योर होते हैं। ठीक है, मेयर कहते हैं किस चीज़ को, कोई प्योर चीज़ होती है, मतलब कोई किसी में कोई आपको मिक्सचर नहीं नज़र आता। अगर एक तरफ हिपोक्रेसी है तो दूसरी तरफ उनका कोई दूसरा रूप होगा, या एक तरफ सच है तो एक तरफ आपको झूठ नज़र आएगा। इस तरह से नहीं है, जो हैं वो सामने हैं और अंदर से भी वो वही है। तो इस तरह के कैरेक्टर जो है आपको नज़र आएंगे, एंड दैट इज़ व्हाई देयर अपील इज़ लिमिटेड। उस तरह से वो अपील भी काम करते हैं कि हम मतलब अपने अपने आप को, वो सेल्फ सेंटर्ड वाला जो है ना वो सीन नहीं होता उनके साथ। बट हार्डिस ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स आर neither types nor individuals। करेक्टर्स मोस्टली उनमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक करेक्टर के अंदर बहुत सारी टाइप्स पाई जाती हूँ, या फिर बहुत ही इंडिविजुअल हूँ, मतलब बहुत ही डिफरेंट हूँ किसी से। डिफरेंट भी नहीं है, और उनमें कई तरह की टाइप्स भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, बस ये है कि अच्छाई और बुराई वाले एलिमेंट्स डाले गए हैं और रियलिस्टिक करेक्टर्स हैं। दे आर यूनिवर्सल्स। एक दुनियावी तौर पे जो होते हैं ना करेक्टर्स, वो उस तरह के हैं। यूनिवर्सल कैरेक्टर्स वो होते हैं जैसे दुनियावी मटेरियलिस्टिक होकर लोग रहते हैं आमतौर पे, ऑर्डिनरी पर्सन इस तरह से हैं। ईच ऑफ देम comprehends within itself the whole of human nature, that is why they appeal to all। अपने आप में जो है अब comprehend करते हैं अपने आप को, जो भी उनका अपने ख़्यालात हैं, अपने आप में वो रहते हैं और उसी के लिहाज़ से वो चलते हैं। तो यही उसकी जो है डिपिक्शन है एक्चुअली। ये चीज़ें आपको जो है अभी रेफ़रेंस, जब फर्दर हम रेफ़रेंस के साथ डिस्कस करेंगे तो फिर आपको वो फर्दर जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। द लिमिटेशंस ऑफ हार्डिस आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में नाउ बी नोटेड। यानी कि उसकी जो लिमिटेशंस है वो भी आप नोट कर सकते हैं। एज डेविड सेज इट पॉइंट्स आउट, his imaginative range is extremely limited. Almost all of his successful characters belong to Wessex। जितने भी जैसे मैंने आपको वेसेक्स का बताया था कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जितने भी नॉवेल्स हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट 48 नॉवेल्स ऐसे हैं जिसमें वेसेक्स और इस तरह के हिस्ट्री बेस्ड जो प्लेसेस हैं ऐड की गई हैं, और उस टाउन और उस कंट्री साइड पे जो है वो उस कंट्री साइड को ऐड किया गया है, जिसको हम वेसेक्स कहते हैं। ठीक है, किंगडम ऑफ इंग्लैंड। तो उसको जो है सो उसने ऐड किया गया है, ऐड किया अपने नॉवेल्स के अंदर। टू द लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, लोअर क्लास सोसाइटी की लोअर क्लास पे बेसिक जो है इसका फोकस था। तो इस वजह से इसके जो है ना वो नॉवेल्स और कैरेक्टर ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इन द लोअर रैंक्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जितने भी लोअर रैंक्स हैं उसमें उनके बारे में बात की गई है इसके नॉवल के अंदर। कंडक्ट और एक्शन इज़ द रियल एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर। उनके कैरेक्टर्स के रियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, उनके एक्शन के थ्रू हमें पता चलता है, और उनकी कंडक्शन जो जो एक्शंस वो परफॉर्म करते हैं और जिस तरह से वो प्लान करते हैं उनके थ्रू वो रिवील होते हैं और एक्सप्रेशंस उनके नज़र आते हैं। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। और क्या था कि हार्डी ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहता था, और उसने इसी चीज़ को फोकस करते हुए ये नॉवेल्स लिखे हैं। उसका लाइक हम कॉन्शियस होते हैं ना कि हमारे साथ ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये कौन सी फोर्स है जो हमें कंट्रोल कर रही है, हमारी किस्मत का लिखा
लिखा पहले से लिखा जा चुका है, या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, या इस तरह से कई सवाल हमारे ज़हन में आते हैं जब मोस्टली आप यंग एज में होते हैं। तो आप अगर कभी आपको मौका मिलता है, या ऐसा मोड़ आता है हर इंसान की ज़िंदगी में, जब आपको मौका मिलता है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, ये क्यों है, कब एंड होगा, और कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को उसने समझने की कोशिश की थी। सो ही गोज़ टू द सिंपलेस्ट स्पेसमैन ऑफ इट, यानी कि सिंपल जो इंसान की सिंपलेस्ट यानी कि लो रैंक है, वहाँ से इसने जो है ना अपनी ये शुरुआत की थी कि इस तरह से जो है ना स्पेसमैन के एक नमूना बयान करना। तो सिंपल लोगों से, सिंपल जो पीजेंट्स और किसान और फार्मर्स, इस तरह की जो डिपिक्शन है लोअर क्लास से, सोसाइटी के लोअर क्लासेस में जो है ना फिर वो शुरू किया। इसलिए इनका पोर्ट्रेल हमें मोस्टली नज़र आता है, क्योंकि हार्डे के नज़रिए के लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जस्ट एज थॉमस हार्डी कैन नॉट पोर्ट्रे मैन एंड वुमेन फ्रॉम द अपर क्लास, उसके नॉवेल्स में आपको अपर क्लास के लोग बहुत कम नज़र आएंगे। सो ऑल्सो ही इज़ नॉट सक्सेसफुल इन द पोर्ट्रेल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा आपको नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स बहुत अक्लमंद टाइप, विटी टाइप जो है नज़र नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा। मतलब किसी कैरेक्टर को आप कहें कि बहुत ही अच्छा है, इसका कोई इसने जैसे कोई गुनाह ना किया हो, या कोई इस तरह का एक्शन ना किया हो। जैसे कि कहते हैं ना कि हर जो सादा इंसान है ना, मासूम सा इंसान है, वो भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो भी गुनाह करता है, उससे भी फैसले गलत होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स का मतलब ये है कि एक ऐसा हम समटाइम कहानियों में, नॉवल में या मूवी में ऐसे कैरेक्टर्स नज़र आते हैं जो बिल्कुल ही मासूम होते हैं, जो कभी गलत करते ही नहीं है, उनसे गलत कुछ होता ही नहीं है। और सम टाइम हो भी जाए तो वो इस हद तक नहीं होता कि उनको जो है उनकी मॉरल वैल्यूज़ पे शक किया जाए, या डाउटफुली देखा जाए उसको। तो इंटेलेक्चुअल्स का मतलब यही है कि किसी कैरेक्टर को उस तरह से बहुत अच्छा भी रिप्रेजेंट किया गया। तो इस चीज़ में भी वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि कोई इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहता था वो, इंसान की रियलिटी को समझना चाहता था, इंसान की नेचर को समझना चाहता था, इंसान है क्या। तो इसलिए इसने इंटेलेक्चुअल्स और अपर क्लास को बहुत कम डिपिक्ट किया है। हिज इंटेलेक्चुअल्स आर सेल्फिश, और लेकिन जिनको वो इंटेलेक्चुअल कहता है वो क्या है, वो सेल्फिश हैं, हार्ड हार्टेड हैं, यानी कि बहुत ही सख्त किस्म के दिल हैं उनके, एंड कंपैटिबल, जिनको समझना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। अब और जो मिक्सचर आपको नज़र आते हैं अपनी ना पर्सनैलिटी में, देयर इज़ नो जनरस इम्पल्स इन दैम, कोई जेनरॉसिटी नहीं है, कोई प्योरिटी नहीं है उनमें। दे शो द इवल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड रीजन, यानी कि हर एक एक्शन होते हुए, या कोई इवेंट हो रहा होता है, या उनके साथ कुछ हो रहा होता है, तो उस पे वो उन पे इवल इफेक्ट्स यानी कि बुरे इफेक्ट्स पड़ते हैं, और वो शो करते हैं अपने जो जैसे कि अपने रिएक्शन के थ्रू वो इस तरह से, उनका रिएक्शन आपको ऐसा नज़र आएगा किसी एक्शन पे कि जैसे उनमें बहुत इवल है, या जैसे आप भड़क उठता है ना इंसान कुछ सुन के गुस्से में हो जाना, या इस तरह के इवल इफेक्ट्स इस सेंस में है। फॉर इंस्टेंस क्लाइंट्स ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ एंड मदर इज स्ट्रॉन्ग। अगर हम मिसाल के तौर पे देखें नॉवल के अंदर, अब रेफरेंसेस आ गए यहाँ पे, नॉवल के अंदर देखें तो क्लाइंट का जो ट्रीटमेंट था अपनी वाइफ और मदर के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड अनहेसिटेंट इन हिज हार्डनेस। अपनी हार्डनेस में वो अनहेसिटेंट था, मतलब उसने कोई भी ज़रा भी कहीं पे झुकाव नहीं था उसका, कहीं पे उसको झिझक नहीं हुई कि मैं ये ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, या मेरे ऐसे एक्शन से मेरी बीवी पे, मेरी मदर के साथ ऐसे मैं एक्शन कर रहा हूँ तो इसका असर उस पर क्या पड़ेगा, मैं ये फैसला ले रहा हूँ तो मेरी फैमिली टूट बिखर जाएगी इस तरह से। तो ये अपनी हार्डनेस में वो चीज़ें छोड़, उसने ये नहीं देखा, उसने अपने ट्रीटमेंट जो उन दोनों के साथ रखा, इतना स्ट्रॉन्ग और हार्डनेस थी उसमें कि वो फ्लेक्सिबिलिटी ला ही नहीं पाया अपने अंदर, वो सोच ही नहीं सका कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्लेयर फेल्स टेस्ट टू द एट द ग्रेटेस्ट क्राइसिस ऑफ हर लाइफ। जो क्लेयर जो है वो मेल करेक्टर है, और टेस्ट फीमेल करेक्टर है, टेस्ट ऑफ द अर्बिवल्स में। तो वो क्या है कि वो टेस्ट को खो देता है कि उसकी लाइफ के क्राइसिस इतने ज़्यादा होते हैं उस वजह से, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड लॉजिकल डिपॉजिट।
एक तो उसकी अपनी लड़की की ज़िंदगी में जो है वो क्राइसिस होते हैं, दूसरी ये बिकॉज़ ऑफ हिज हार्ड लॉजिकल डिपॉज़िट कि उसकी लॉजिक इतनी वो कह लें कि एक बंदा है ना वो लॉजिक के बगैर बात नहीं करता। तो वो लॉजिकली इतना हार्श था उसकी डिपिक्शन, और उसकी बिल्कुल अपोज़िट उसका कैरेक्टर था, तो इसलिए वो दोनों में जो है वो उसे हासिल करने में जो है वो पहले नाकाम रहा। Another limitation of Hardy results from the impact of his philosophy on his novels. जो फर्स्ट आपने देखी वो लिमिटेशन है, लिमिटेशन यही है कि उसने इंटेलेक्चुअल्स बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए हैं। इंटेलेक्चुअल्स हैं भी तो वो जिनको वो इंटेलेक्चुअल कहते हैं वो बहुत ही सेल्फिश और हार्ड हार्टेड हैं, इस तरह की डिपिक्शन है। सेकंड, इम्पैक्ट ऑफ हिज फिलॉसफी, उसके लिमिटेड कैरेक्टर्स के का जो रिजल्ट एज अ रिजल्ट हमें नॉवल के अंदर नजर आते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑफ हिज फिलॉसफी कैसे है देखते हैं अभी। हिज थीम इज मैन मैन्स प्रेडिसमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि हिज थीम इज मैन्स प्रेडिसमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि नॉवल के अंदर उसकी जो थीम है बेसिकली वो ये है कि इंसान दुनिया में रहते हुए कितना डिफ़िकल्ट है, कितना एम्बैरेसिंग है अपने आप में, ठीक है? प्रेडिसमेंट आप कह सकते हैं इस सेंस में कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इश्यूज़, ट्रबल्स, एम्बैरेसिंग या अनप्लेज़ेंट मोमेंट्स। इन each one of his novels, हर एक नॉवल में he shows man ranged against a cruel destiny, यानी कि क्रूअल डेस्टिनी के उसकी जो किस्मत का उसकी जो मंजिल है उसका जो किनारा है, क्रूअल डेस्टिनी जो उसकी कह लो कि ज़ालिमाना मंजिल इस सेंस में कहते हैं, जो उसकी डेस्टिनी अपनी एक इंसान अपनी मंजिल को पहुंचता है और बहुत ही ज़ालिमाना रवैया होता है उस डेस्टिनी में उसके साथ, तो उस रेंज में उसके जो है ना वो एक कैरेक्टर को शो करता है नॉवल के अंदर। Therefore, his characters come to have a family likeness. उसके कैरेक्टर्स क्या है कि फैमिली लाइकनेस, यानी कि उनको एक फैमिली बनाना, फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता है। Thus, same type of characters have been repeated over and over again. इस तरह के कैरेक्टर्स हर नॉवल के अंदर रिपीटेडली नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन उनकी वहाँ पे दूसरे कैरेक्टर्स के साथ उनका रोल अलग होता है। It also has been said that It has also been said that Thomas Hardy is successful only in painting simple natures. कहा जाता है कि वो सिर्फ सिंपल नेचर्स को पेंट करने के लिए जो है ना वो सक्सेसफुल है। We do not get any complex characters from him. बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स भी नहीं है कि जैसे स्टिशिया का कैरेक्टर अगर हम ले लेते हैं तो नॉवल के अंदर अकॉर्डिंग टू इवेंट्स ही उसकी हमें नज़र आती है परफॉर्मेंस और रोल पता चलता है कि हमें समझ आती है कि हाँ ये इस टाइप की है। तो मतलब उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है उसके कैरेक्टर में हमें नज़र आती है, क्लियर है सब कुछ। ही इज़ इनकैपेबल ऑफ दैट सबल साइकोएनालिसिस। सबल यानी कि बहुत नाइसली किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। साइकोएनालिसिस इंसान की साइकी को एनालिसिस करना, साइकोएनालिसिस इसको कहते हैं। ये एक ऐसी लिटरेरी टर्म है, प्लीज़ बी नोटेड। साइकोएनालिसिस एक लिटरेरी टर्म है जो आप फर्दर मॉडर्न नॉवेल्स में, ड्रामास में या नेक्स्ट ईयर किसी भी जॉनरा में आप ये पढ़ेंगे साइकोएनालिसिस कैरेक्टर्स का, ठीक है? ये लिटरेरी टर्म के तौर पे आप जो है ना इसका आप साइकोएनालिसिस करते हैं कैरेक्टर्स का। तो ये साइकोएनालिसिस जो है वो इसको डिपिक्ट नहीं किया हुआ इसने, इनकैपेबल है ये इसकी डिपिक्शन में हार्डली, ठीक है? दैट एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, ठीक है? टू कंक्लूड वी कैन से दैट हिज कैरेक्टराइजेशन इज नॉट ओनली एक्सटर्नल, यानी कि सिर्फ बाहर ही नहीं है उसकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बल्कि इंटरनल भी है, बट इंटरनल ऑल्सो। Hardy goes down to the lowest ranks of society for his heroes and heroines, सोसाइटी के बहुत ही लोएस्ट रैंक्स को लेके
और उनके थ्रू नॉवल लिखे गए हैं और हीरोज और हीरोइंस उसी रैंक के अंदर लिए गए हैं and shows that they too have souls as beautiful, as mysteriously interesting and spiritually adventurous as those of kings and queens. जिस तरह से किंग और क्वीन दुनिया में रहते हुए खूबसूरत भी हैं, उनकी रूहें अंदर से मतलब इंसान प्योर भी है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग भी होता है सम टाइम, वो उनमें बुराई भी पाई जाती है, अच्छाई भी पाई जाती है। तो इसी तरह से उसने प्रेजेंट किए जैसे किंग और क्वींस होते हैं, मतलब कि लोअर क्लास के रैंक्स जो सोसाइटी के उसने दिखाए हैं हमें नॉवल के अंदर, हीरो हीरोइंस हों, तो वो उनकी डिपिक्शन ऐसे ही है जैसे किंग्स और क्वींस अपनी लाइफ्स में होते हैं, एक नेचुरल और एक इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ होती है। इसी तरह से इनकी ब्यूटीफुल भी प्रेजेंट किया है, इनको इसमें इंटरेस्टिंग भी इनको बनाया हुआ है। तो इस तरह से जिस तरह से उनकी लाइफ है। टेस हैज अ ब्यूटीफुल सोल, ये दूसरे नॉवल से फीमेल कैरेक्टर एंड द ट्रेजेडी अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट हर प्योर सोल इज क्रश्ड इनटू द इम्प्योरिटी। उसकी सोल प्योर होती है लेकिन वो लोगों को पहचानने में गलती करती है, उसकी इम्प्योरिटी होती है। द probing of the hidden depths of the souls of ordinary people gives Hardy a quite extraordinary position among the greatest creators of character, यानी कि कैरेक्टर को जितने भी लिटरेचर के अंदर जितने भी ग्रेट क्रिएटर्स हैं उनमें इसकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है हार्डी की। ओके, अभी हम रेफरेंस के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रिटर्न ऑफ द नेटिव नॉवल का रेफरेंस आ गया यहाँ पे। Introduction. In the field of characterization, Hardy's talent as compared with that of some great novelists is narrow, यानी कि उसका थोड़ा सा narrow यानी कि थोड़ा सा तंग सा नजरिया है। His memorable characters all have a family likeness, but there is no doubt about the realistic quality of Hardy's characters portrayal. He makes his characters live in almost vital manner. ठीक है, we get the feeling that we have actually met the various persons whom Hardy portrays in his fiction, यानी कि हम उसके कैरेक्टर्स को पढ़ के हमें ऐसा फील होता है कि we have actually met the various person, हमें ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को हम मिल चुके हैं, एक्चुअली मिले हैं। ठीक है, होम हार्डे portrays in his fiction, अपने फिक्शन नॉवल में, यानी कि ये इसमें जो प्लेस है वो जिसका रिलेशन बताया गया दूसरे कैरेक्टर्स के साथ एक्जन हेथ का, तो ये एक फिक्शन प्लेस है। तो फिक्शन प्लेस के अंदर रहते हुए उसने ऐसे पर्सन्स को क्रिएट किया और उनका पोर्ट्रेट ऐसे था जैसे हम उनसे पर्सनली मिल रहे हैं। हिज कैरेक्टर्स आर मेड ऑफ सॉलिड फ्लैश, एक प्योर जो फ्लैश है, निचोड़ है, वो हमें नजर आता है कैरेक्टर्स के अंदर। एंड ब्लड लाइक लाइम एंड एनेस्थेसिया, they are recognizable human beings and their conversation, actions, irritations, annoyances and quarrels perfectly convincing, यानी कि हमें उन्हें देख के हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ रियल लाइफ में ऐसे इंसान हैं और होते हैं और हमें अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं। इट हैज बीन सेड दैट हार्डेस्ट ग्रेट सक्सेस इन विद इज विद सबर कैरेक्टर्स, उसकी ग्रेट सक्सेस क्या है कि वो सिंपल कैरेक्टर्स जो है ना, मतलब कैरेक्टर्स को बहुत नाइसली उसने प्रेजेंट किया है। बट द फैक्ट इज दैट हिज men and women are the most vividly realized when they are simple, के क्या लें कि उसकी जितने भी फीमेल मेल कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को रियलाइज करते हैं, जिसमें व्हेन दे आर सिंपल एंड प्रिमल कैरेक्टर्स रस्टिक सच एज ग्रैंडफादर एंड क्रिश्चियन कैंटल, यानी कि वो अपने आप में जो प्योर लाइक बहुत ही सिंपल है, जिनकी वजह से सीन क्रिएट होता है लेकिन अपने आप में वो ये सब जानबूझ के नहीं करते हैं। स्टडी कंट्रीमैन लाइक ग्रिगोरी वन, जो कि जिनके थ्रू हमें दूसरे लाइक इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, उनके दूसरे करेक्टर्स की एक्शंस इनकी वजह से होते हैं। मतलब मोस्टली ऐसे जैसे अभी जो प्रीवियस लेक्चर था, आई थिंक फेयर और चांस वाला था या एक्डन में जो कैरेक्टर का था, उसमें ये था कि क्रिस्टन कैंटल और जो ये ग्रैंडफादर और डिगोरी मैन है, इनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसी है कि ये एट द स्पॉट कैरेक्टर्स को बताते थे कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, एक दूसरे को एक ही दूसरे के बारे में न्यूज़ देते थे एक को। ठीक है, तो इनकी ये जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट थी।
इसके अंदर। तो ये जानबूझ के नहीं, बल्कि ये इनकी सिंप्लिसिटी थी कि बाय द टाइम या बाय सॉरी कोइंसिडेंटली और बाय चांस ये एट द स्पॉट एट द राइट टाइम पहुंच जाते थे। तो ये इनकी अपने आप में सिंप्लिसिटी थी, ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा इनका नहीं था। डिगोरी वन का थोड़ा सा अलग सीन हो जाता है, लेकिन बाकी दोनों का या तीनों का जो है, जो जिसमें जॉन सॉरी जो नॉन सच का बेटा था वो भी इसमें आ जाता है। Passionate wayward women such as Tricia and plausible roads such as Waldip. The portrayal of male characters are admirable. He perhaps succeeds even better in the treatment of men than women. के वुमेन के एज कम्पेयर टू मैन और वुमेन, दोनों में से देखा जाए तो वो मैन की जो है वो ट्रीटमेंट उसका बेटर है, उसमें वो सक्सीडेड है राइटर, ठीक है, इस नॉवल के अंदर स्पेशली। सो आगे चलते हैं फर्दर। This choice of his characters leads him away from intellectual complexities. ये वही जो अभी recently मैंने discuss किया, which delight most novelists if his best characters are not subtle. The art that describes them is surely one, for he can record the minutest fluctuations of emotional experiences. कि द आर्ट दैट डिस्क्राइब्स देम इज श्योरली वन, जो एक ही है जो जिसके थ्रू वो सबको डिस्क्राइब करता है। फॉर ही कैन रिकॉर्ड द मिन्यूटेस्ट फ्लक्चुएशंस ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंसेस। उनके जितने भी इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनकी एक एक छोटी छोटी डिटेल और एक एक फीलिंग्स मिन्यूटेस्ट यानी कि छोटी से छोटी जो है ना वो फ्लक्चुएशन जो उनकी एक दूसरे के साथ होती है, एक कमी बेशी, ठीक है, हर इमोशन को लेके जहाँ पे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, ये यानी कि एक एक चीज़ जो है ना उनके इमोशंस को लेके बताई जाती है, रिकॉर्ड की गई है। राइट द प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप्स ऑफ द करेक्टर्स, उनके आपस में रिलेशनशिप में क्या करेक्टर्स के प्रॉब्लम्स थी, उनके इश्यूज क्या थे, एंड डिस्कस दैम, उनको डिस्कस करता है, सच एज इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ स्टेशिया एटसेट्रा। हार्डी इंट्रोड्यूसेस ईच ऑफ हिज प्रिंसिपल करेक्टर्स, हर मेन कैरेक्टर जो है वो उसने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है विद अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस में वो अपने आप में थोड़ा सा लिमिटेशंस उसकी ऐड की गई हैं। द रेडल मैन इज described as young and if not exactly handsome, वो उतना हैंडसम नहीं था, अप्रोचिंग वेरी नियर टू हैंडसम, लेकिन इतना था कि मतलब उस पर थोड़ी सी अट्रैक्शन पाई जाती थी। वर्ल्ड इज क्यूट क्वाइट अ यंग मैन, द ग्रेस ऑफ हिज मूवमेंट इज सिंगुलर, यानी कि उसकी वो जो एज अ यंग मैन उसकी जो ग्रेस थी वो बहुत ही कह लें कि एज कम्पेयर टू डिगोरी मैन उसकी वो बहुत कह लें कि अट्रैक्टिव थी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी लड़कियों के लिए स्पेशली। इट इज़ द पेंटोमिमिक एक्सप्रेशन ऑफ अ लेडी किलिंग करियर। उसकी पर्सनालिटी की ग्रेस ऐसी थी और उसकी अट्रैक्शन ऐसी थी कि वो एक लेडी की किलर की हैसियत से जो है वो उसका मतलब करियर या एक्सप्रेशन हमें उसके नज़र आते हैं, लोग उसके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि वो एक लेडी किलर है, ठीक है। एक पेंटोमिनिक पेंटोमिमिक जो है एक म्यूजिकल कॉमेडी है जो पहले लोग जो है एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज पे परफॉर्म करते थे इंग्लैंड में बेसिकली, स्पेशली जो है ना उस टाइम पे ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और उन्हीं कंट्रीज में जो है इसका यूज़ किया जाता था स्टेज पे। Stisha is full-limbed and somewhat heavy and soft to touch as a cloud. She has pagan eyes full of nocturnal mysteries. ओके, अभी हम रेफरेंस ये पिछला जो पैराग्राफ है ये वही है, सारी डिटेल्स मिन्यूट डिटेल्स जो ऑलरेडी अभी मैंने रिसेंटली फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया है। पोर्ट्रेट ऑफ स्टेशिया आ जाता है, रिटर्न ऑफ द नेटिव कंटेन सम ऑफ द हार्डेस्ट ग्रेटेस्ट कैरेक्टर, notably Stacia and Lime. Her rebellious nature
जो जिसमें उसकी नेचर क्या थी, वो हर चीज़ पे बगावत करती थी, अपने आप, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, अपनी नेचर अपने एटमॉस्फेयर से। एंड फोर्स ऑफ विल फॉर व्हाट हार्ड इट कॉल्स हर द रॉ मटेरियल ऑफ द डिविनिटी। यानी कि जैसे एक इंसान अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है हर चीज़ को, डिविनिटी इसको कहते हैं कि हेमनली, यानी कि एक गॉडेस, गॉड वाली जो होता है ना मटेरियल, गॉड वाली पर्सनालिटी, जो एक क्वालिटी कि अपने आप को इतना समझ लेना, अपने खुद ही सब कुछ जज कर लेना, खुद ही सब कुछ करना और खुद ही फैसले लेना। और ये वाली इसकी नेचर थी, रेबलियस, कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है और मैं ही, मेरे हाथ में सारा कुछ है। शी इज द मोस्ट पावरफुली ड्रॉन वुमन इन द हार्डेस्ट पोर्ट्रेट गैलरी। Her selfishness, her charms and beauty, her uncontrolled passions do not blind us to her celestial celestial imperiousness। ठीक है, कि हमें उसके जो है ये सारे पैशंस, उसकी ब्यूटी, चार्म और ये सारे जो है उसकी जो क्वालिटी हैं और बैड क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज उसकी पर्सनालिटी की, डू नॉट ब्लाइंड अस टू हर सेलेस्टियल इम्पीरियसनेस, के हम उसकी पर्सनालिटी में जो एक बेचैनी वाला देखते हैं पार्ट, वो बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो नज़र आता है। अनकंट्रोल्ड पैशंस, अपने अनकंट्रोल्ड पैशंस में वो हम इस चीज़ से ब्लाइंड नहीं रह पाते। ये देखने हम देख सकते हैं क्लियरली कि वो इन अपने पैशंस की वजह से किस हद तक जा रही है और किस हद तक बेचैन है, उसको समझ नहीं आ रही। लाइक वो कॉन्फिडेंटली कर ज़रूर रही है लेकिन उसे पता ही नहीं कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो ये उसकी बेचैनी है कि मैं जो चाह रही हूँ वो हो क्यों नहीं रहा। तो ये इसकी सेलेस्टियल इम्पीरियसनेस इम्पीरियसनेस यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैनी। हार्डी सजेस्ट दैट शी इज़ अ गॉडेस इन हर पावर, उसके पास गॉडेस वाली जैसे पावर हो। शी हैज़ अ फेम फैटल इन हर पावर टू अरोज पैशंस इन अदर्स। फेम फैटल यानी कि वुमेन, फेम जो है ना वुमेन, फीमेल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। फेम फैटल एक ऐसी खतरनाक औरत है अपने पावर में जो अपने पैशंस को राइज करती है और दूसरों को भी अपनी लपेट में ले लेती है इस तरह से। एंड क्लियोप्ट्रा इन हर प्राइड, क्लियोप्ट्रा एक जो है कह लें कि बहुत ही एक्टिव रूलर थी। ठीक है, इजिप्ट में, इजिप्ट के टाइम पे, सॉरी इजिप्ट में बहुत पहले, ऑलमोस्ट 14th-15th सेंचुरी में। तो ये लास्ट एक्टिव रूलर थी जो बहुत ज़्यादा, जिसमें प्राइड था और बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था किसी के लिए। और पैशन एंड हर स्कोन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो जो है ना, उसके साथ अगर कोई पंगा लेता था ना तो उसके लिए आसान नहीं था इससे बच निकलना। ठीक है, स्कोन कहते हैं कि किसी को ताना देना, किसी को टॉन्ट करना। तो उसके जो है ना, कोई उस पर टॉन्ट करता था या इस तरह से उसको क्रिटिसाइज करता था तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल खुद ही होता था। तो इस हद तक जो है ना ये इसका करेक्टर था। तो दोनों के सेम आपको जो है ना गॉडेस वाली भी पावर नज़र आती है। शी इज़ हार्डेस्ट ग्रेटेस्ट क्रिएशंस होम नो रीडर इज़ लाइकली टू फॉरगेट। इनको कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे एक बार पढ़ने के बाद। शी हरसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी दैट befalls हर, उस अपनी ट्रेजेडी के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। दीज आर द फैक्टर्स विच पुट हर टू ट्रेजेडी। ये नीचे अब वो फैक्टर्स हैं जिनके जो उसको जो है ना ट्रेजेडी की तरफ लेके जाते हैं। हर अनसेटिस्फाइड लॉन्गिंग टू बी टेकन टू पेरिस, वो पेरिस जाने की जो अपना एक पैशन है उसको कभी भी काम नहीं होने देती, ना करती है। हर हेट्रेड ऑफ हेट आर द मेन फैक्टर्स गवर्निंग हर फेट, यानी कि हेट से जो बेसिक उसके शुरू से हमेशा से जो नफरत थी वो भी इन्वॉल्व होती है इसमें। शी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स क्लाइम सिंपली बाय द होप दैट शी वुड बी टेकन टू पेरिस। ये उसकी तरफ अट्रैक्ट थी इस वजह से होती है कि वो पेरिस चली जाएगी और यही चीज़ उसे ले डूबती है। She was also aware of his deficiencies and she frankly confessed to Klein that she did not have the makings of a good housewife. उसने खुद उसे कन्फेस किया था कि मैं मेरे पास वो गुड बाय हाउसवाइफ वाली जो मेरे अंदर क्वालिटीज नहीं है, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। But she also told him that she loved him
उसने उसे ये भी बताया कि वो उससे मोहब्बत ज़रूर करती है एंड शी वुड सैक्रिफाइस हर ड्रीम ऑफ पेरिस फॉर हिम। उसने ये भी कहा कि वो अपना ये ड्रीम भी इसके लिए सैक्रिफाइस कर देगी। ये सिर्फ उसे प्रिटेंशियस, शी वाज बीइंग प्रिटेंशियस टू हिम, उसे सिर्फ शो करने की कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद वो मान जाए। तो बी योर वाइफ इन पेरिस वुड बी हेवन टू मी, तुम्हारे साथ पेरिस में रहना मेरे लिए जन्नत से कम नहीं होगा, बट आई वुड रादर live with you in a hermitage here than not be yours at all. I would rather live with you in a hermitage, यानी कि इस मुश्किल में और इस जगह पे तुम्हारे साथ मैं किसी भी हालात में रह लूँगी, और मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ हर हाल में रहना पसंद है। हेयर देन नॉट बी योर्स एट ऑल, तुम्हारा हमेशा के लिए ना होना, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस हर डिज़ायर ऑफ पेरिस नेवर पेरिश्ड। इन सब बातों के बाद और उससे शादी करने के बाद भी उसका ये पेरिस जाने का जो ख्वाब था वो कम नहीं होता। और हर रिएक्शन टू क्लाइंब्स फर्स्ट कटिंग, उसका जो रिएक्शन था जब उसने फर्स्ट कटिंग शुरू की, हर रीन्यून इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ, और फिर उसका जो वाइल्ड लाइफ के साथ दोबारा इंटरेस्ट डेवलप होना, हर फेलियर टू ओपन द डोर, फिर जब मिसेस यूब्राइट का उसके घर पे आना और उसका कंफ्यूजन में और फियर में वो डोर ओपन ना करना, एंड हर फाइनल डिसीजन ऑन डेथ और ऑल द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू हर ट्रेजेडी, ये सारे जो है फैक्टर्स वो हैं जो उसकी ट्रेजेडी में कंट्रीब्यूट होते हुए हमें नजर आते हैं। Strisha's own weaknesses and lapses play a large part in bringing about the tragedy. उसके अपने पैशन और उसकी weaknesses हैं जो उसकी ट्रेजेडी का बायस बनती हैं। Her love of gaiety and fashion, her worldliness and incapacity to appreciate her husband's lofty nature, and her inconsistency are the powerful factors. वो inconsistent थी, यानी कि एक फैसला कर लेना उस पर कंसिस्टेंट रहना अलग बात है, लेकिन इनकंसिस्टेंस अपने फैसले बार बार बदलते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरह की नेचर। और अपने हस्बैंड को वो अप्रिशिएट कर ही नहीं पाई किसी मोड पे, ठीक है। उसका जो पैशन था फैशनेबल को लेके, और वर्ल्डलीनेस और इनकैपेसिटी टू अप्रिशिएट हर हस्बैंड, यानी कि वर्ल्डलीनेस नेचर के दुनियावी तौर पे जो आपके दुनियावी मटेरियलिस्टिक जो पैशन हैं आपके, उस लिहाज से वो बहुत आगे जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। उनकी वजह से ये ये पावरफुल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रेजेडीज की ज़िंदगी में होती है। So this was all about the character of Patricia Wire. Now we will going to discuss the character of Mrs. Yobright. Mrs. Yobright has been vividly portrayed. Her love for her son is her most outstanding quality. जो एज अ मदर उसकी मोहब्बत थी अपने बेटे से वो बहुत यानी कि आउटस्टैंडिंगली हमें नजर आती है। With it, she combines a strength and firmness of mind. अपने जो है ना एक अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है, विद इट शी कंबाइंस अ स्ट्रेंथ एज अ मदर, जो है जब वो स्टिशा के अगेंस्ट फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टैंड लेने की कोशिश करती है अपने बेटे के आगे, और उसकी फर्मनेस, यानी कि फर्मनेस भी स्ट्रेंथ को ही कहते हैं, मजबूती, ठीक है, कि मेंटली वो बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेती है स्ट्रेशिया, वो अपने बेटे के लिए और थॉमसन के लिए, लेकिन अश्योर्डनेस एंड सगैसिटी, कि उसकी जो इतनी स्ट्रांग और इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद वो अपने आप में डिटर्मिन थी, जैसे कि क्लाइंट का करेक्टर था। और डिटर्मिन कैसे थी कि उसमें कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो समहाउ वो अपने आप में अपने ये स्ट्रांग और अपने ये स्ट्रांगनेस और स्ट्रेंथ शो करने के चक्कर में और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में वो इस हद तक चालाकी समहाउ वो अपनी चालाक बन चुकी होती है। और जैसे कि सगैस्ट्री होता है किसी चीज़ को अपनी जजमेंट देना और कहना कि मतलब मैं ही ठीक हूँ। तो ये उसके जो है ना करैक्टर की क्वालिटीज़ थी कि एक तरफ वो उसमें स्ट्रेंथ थी, स्ट्रांगनेस थी कि वो अपने बेटे के लिए स्टैंड लेना चाहती थी। दूसरी तरफ वो
चालाक भी थी थोड़ी बहुत, जिसकी बेस पे वो डिगोरी वन को भी जज करती थी, जिसकी बेस के पे वो वाइल्ड को नफरत करती थी उससे, और फिर स्ट्रिशा के अगेंस्ट हो जाती है, और ये उसकी चालाकी में और क्या की जजमेंट में वो समहाउ लैक कर जाती है. शी हैज़ अ प्रैक्टिकल माइंड स्पेशली इन हर असेसमेंट ऑफ स्टिशिया. यहाँ पे वो प्रैक्टिकली होकर सोचती है कि ये एक फ्रॉड है, और इसमें प्राइड बहुत ज़्यादा है, और एरोगेंट है, इस टाइप की लड़की के साथ वो खुश नहीं रह सकूँगी. तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकली होके जो ना वो सोच रही होती है. Her opposition to her son's educational plans shows her narrow-mindedness. Her opposition to her son's educational plans जो है उसके जो एजुकेशनल प्लान्स हैं कि वो एज स्कूल टीचर वहाँ पे पढ़ाएगा और वहाँ पे अपने नेटिव्स के लिए कुछ करेगा, उसके वो अपोजिट होती है. और यहाँ से जो है ना वो नैरो माइंडेड इसलिए लिखा है यहाँ पे कि वो क्योंकि लोगों के बारे में सोच रहा होता है, और वो मिसेस योबर्ट ऐसी नहीं थी कि वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचे. वो उसे ये था कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहे, और इस तरह से. ओके, इसकी मिसेस ल्यूबर्ट के मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे मिसेस ल्यूबर्ट का करैक्टर आप उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह से उसकी डिपिक्शन या एनालिसिस है, कैरेक्टर्स एनालिसिस में जो एक फ़ाइल इससे पहले जो एक इसका लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसमें आप देखें, उसमें जो इसकी डिटेल्स है ना वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि उसमें भी इसकी सेम डिपिक्शन है, और अकॉर्डिंगली ही है, जिस तरह की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में अकॉर्डिंगली ये इसका यहाँ पे जो है ना वो फॉल करेगा, तो आप ऐड कर सकते हैं. The portrayal of Klein, his portrayal is much less complex. उसका जो पोर्ट्रेल था नॉवल के अंदर वो बहुत कॉम्प्लेक्स था. His aversion to materialistic and fashionable life to Paris of Paris, his great love for her mother, for his mother, sorry, यहाँ पे ये mistake है. His decision to be a school teacher and educator and his acceptance of his misfortune all make him a convincing character. कन्विंसिंग कैरेक्टर जिसको पढ़ के उसे बैड और गुड क्वालिटीज़ को पढ़ के हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर होता है और हुआ है, और जो कुछ इसके साथ हुआ है वो इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल भी है. द डिलिनेशन ऑफ हिज कैरेक्टर हैज सुपरबली बीन मेड बाय हार्डी. तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी माइन्यूट सी डिटेल है, लेकिन अगर आप फर्दर डिटेल ऐड करना चाहें, बल्कि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग करो, और वो आप दूसरे नोट्स हैं उनमें जहाँ पे भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये रेलिवेंसी खुद अपने आप में लाएं, ये आप खुद देखा करें कि कहाँ पे आप पॉइंट्स कम है और कहाँ पे फर्दर पॉइंट कहाँ से कहाँ उठा के आप ऐड कर सकते हैं. इन द पोर्ट्रेल ऑफ डिगोरी वैन to Hardy is matchless. He represents the honest, steadfast, devoted, self-sacrificing and selfless lover. ये सारी क्वालिटीज थी बिगॉय वन की. सम ऑफ अस रिमेन अनकन्विंस्ड बाय द सेल्फलेस लव ही एक्सप्रेसेस टुवर्ड्स थॉमसन. हम बहुत अनकन्विंस्ड यानी कि हम थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं या हैरान भी होते हैं कि इस टाइप की मोहब्बत भी कोई करता है कि जिसमें सेल्फलेस हो, जो उसकी खुशी के लिए उसने वाइल्ड के साथ उस वो इस लियोब्राइड के साथ जाके वाइल्ड को कन्विंस किया और उसकी शादी करवाई, और फिर उसकी खुशी के लिए फर्दर भी वो लाइक कोशिश में लगा रहा कि वाइल्ड का स्ट्रेया के साथ जब अफेयर शुरू हो गया था, तो तब भी वो कॉन्शियस रहा कि मतलब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इस तरह से. तो ये उसका सेल्फलेस जो है ना लव था उसके लिए, उसने सेल्फ अपना आप को सेक्रीफाइस कर दिया था. इट वुड बी सीन that he has nothing else to do that but safeguard the interest of his former sweetheart. उसी को जो है वो सेफली गार्ड कर रहा होता है, और उसी का इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट उसी की तरफ होता है, चाहे वो मैरिड है अपनी ज़िंदगी में जैसे भी है, उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको जो है ना वो उसकी हिफाजत में लगा हुआ था. Wildev's character Wildev is the villain whose conduct arouses disgust in our minds. ठीक है, जिसको जितनी भी इसके कंडक्शंस हैं, जितने भी इसके एक्शंस हैं, हमें सुन के हमारे दिमाग में उसको लेके बहुत ही डिस्कस्ड, और हम कहते हैं कि बहुत ही घटिया टाइप का इंसान था. He is depicted as
कैजुअल, irresponsible, selfish, pleasure loving and even callous। आमतौर पे जो होते हैं इस तरह के लोग जो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश और इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस टाइप की डिपिक्शन हमें नजर आती है। ही प्लेज विद द हार्ट्स ऑफ गर्ल्स, मैरीज वन ऑफ देम एंड रन्स अवे। ठीक है, लड़कियों के साथ मतलब उनके टाइम पास करता था। उस दिन में से थॉमसन के साथ उसने शादी की और फिर भाग निकला। He strongly reminds us of Sergeant Troy in Far from the Madding Crowd। Madding Crowd हार्डी का फेमस नावल है, जो बादशाह स्टार्ट में एक करेक्टर आता है वो इसी के अंदर है। ये फोर्थ नावल था हार्डी का, तो इसी का रेफरेंस यहाँ पे है कि सर्जेंट ट्रॉय की तरह जो है ये हमें उसकी याद दिलाता है ये कैरेक्टर। ही हैज अट्रैक्टिव मैनर्स एंड एमिएबल नेचर। अट्रैक्टिव मैनर्स उसके यानी कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी, अमीएबल नेचर जो उसने जो है ना इरादा कर लिया वो उसने करना ही करना ही है, तो हमें उसके नेचर में नजर आता है। He partly redeems himself by sacrificing his life for Astitia। The character of Wilde is convincing। यहाँ पे he partly redeems himself by sacrificing his life for Astitia, के अपने आप को जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है स्टिशिया के लिए एट द एंड ऑफ नॉवल। यहाँ पे वो यानी कि खुद को कन्विंस करना कि उसे कह लो कि जस्टिफाई किया रेस्क्यू करते हुए कि लाइक यही मेरी ज़िंदगी है और मैंने इसके साथ रहना है, तो इसके लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया उसके साथ उसको बचाते हुए। तो यहाँ पे हम कन्विंस हो जाते हैं कि चलो एक फैशन में तो वो कहीं ना कहीं वो है, एमिएबल है। कंट्रास्टेड पोर्ट्रेट्स है, ये भी आउट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि कंट्रास्टेड पोर्ट्रेट्स हैं। One important aspect of Hardy's characterization is the contrasting portraits of his characters. Mrs. Yeobright and Stacia are as unlike each other as any two women could be। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा। स्टेशिया को और थॉमसन से भी कंपेयर कर सकते हैं। The one honest and devoted, the other unscrupulous and inconstant in love। जो स्टेशिया थी वो बहुत मिसेस योब्राइट बहुत इनफ्लेक्सिबल थी, और जो स्टेशिया है वो अपनी मोहब्बत में इनकन्सिस्टेंट थी कि उनमें उसमें इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी कि वो एक तरफ अगर किसी से मोहब्बत कर लिए तो उसी से मोहब्बत करे। नहीं, उसने वो बाकी वर्ल्ड वाइल्डर के साथ भी उसने वो अपना जारी रखा। क्लाइव contrasted with both Diggory and Wilder। He portrays man though in a narrow range, but he delineates women eminently. There are the three women characters in the novel: Stacia, Mrs. Hubert, and Thompson. Compare them. There are only three main male characters: Klein, Wilde, and Diggory Van। You can compare them too। कि आप तीनों फीमेल कैरेक्टर्स को और तीनों मेल कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, आपके ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपेयर कैरेक्टर्स का एनालिसिस कम आता है, कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, कंपेयर और कंट्रास्ट और एवोल्यूशन आ जाती है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर है। ठीक है, तो इन तीनों का आपस में कंपैरिजन भी आ सकता है, मेल का तीनों, फीमेल का भी। ठीक है, आपस में भी आ सकता है, एक दूसरे के साथ भी आ सकता है, आपको बस इसका एनालिसिस आना चाहिए। एग्डन हेथ, ये भी एज अ करेक्टर है। इन डिलिनेटिंग द वेरियस कैरेक्टर्स, हार्डी मेक्स यूज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट इन व्हिच दीज कैरेक्टर्स लिव। एग्डन हेथ इज नॉट ओनली द सीन ऑफ द स्टोरी, इट dominates the plot and determines the characters। राइट एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ इट, यानी कि यहाँ पे आप डिफरेंट जो एटीट्यूड्स हैं टूवर्ड्स कैरेक्टर्स, फेथ का क्या एटीट्यूड था यहाँ पे आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हार्डी की फिलोसफी है कि उसका लाइफ के लिहाज से, ज़िंदगी के लिहाज से उसके क्या उसका ओपिनियन है और उसका क्या सोचना है। हार्डी वॉज नॉट एन आर्टिस्ट, हार्डी वॉज एन आर्टिस्ट नॉट अ फिलोसफर। वो एक फिलोसफर नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने नॉवल के अंदर लाइफ से रिलेटेड और ह्यूमन नेचर से रिलेटेड
कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है और जो डिस्क्रिप्शन उनकी दी है और एक जो स्टोरी क्रिएट की है उनकी, वो इस तरह से है कि जैसे एक फिलोसोफर ने की हो, और अपने व्यूज इस तरह से दिए हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फिलोसफी है जैसे। He repeatedly argued that the views expressed in his novels were not his beliefs. वो ये कहता है कि मैंने जो पोर्ट्रे किए हैं कैरेक्टर्स और जो एक्सप्रेशंस उनके नॉवल के अंदर दिए हैं, वो ये कहता है कि मेरे जो है ना पर्सनल बिलीव्स नहीं है ये, जो नॉवल के अंदर आपको नजर आते हैं कैरेक्टर के थ्रू, मेरे वो पर्सनल बिलीव्स नहीं है। दे वर सिंपली इम्प्रेशंस ऑफ द मोमेंट। वो जो करते थे और एक्शंस और रोल में उनका था, वो उस टाइम, जिस टाइम पे उनकी जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग जो इंसान की होती है वो है, वो मेरे अपने बिलीव्स नहीं थे। हिज राइटिंग्स वर ऑल मूड डिक्टेटेड। यहाँ पे आपका जो है ना वो मूड डिक्टेटेड कि मूड स्विंग होना, ठीक है। देयरफॉर इट वाज स्ट्रॉन्ग टू एक्सपेक्ट एनी फिलॉसफी ऑफ, इट वाज रॉन्ग टू एक्सपेक्ट एनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि इस वजह से वो कहता था कि मैंने लाइफ की कोई फिलॉसफी प्रेजेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये ना ही मेरे बिलीव्स हैं, मैंने सिर्फ इनको डिपिक्ट किया है कि इंसान अपने इस उसके अपने किसी एक्शन पे अपने सामने होने वाले किसी एक्शन पे उसका रिएक्शन क्या होगा, इंसान की अपनी ज़िंदगी क्या हो सकती है दूसरों के साथ रहते हुए, और एक्टन हेट्स जैसी जगह पे रहते हुए इंसान नेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है, और ये सारी चीज़ें उसने प्रेजेंट की हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन दिए हैं, इंप्रेशन दिए हैं। ये कोई ना फिलोसफी और ना ही उसके पर्सनल बिलीव्स है। However, when the readers find certain impressions constantly and repeatedly in his works, diaries, letters, he can easily take them as his ideas and philosophy. जिस तरह से उसने प्रेजेंट किया वह इन सारी चीज़ों को हमें लगता है कि वो वाकई एक फिलोसफी ही है। सफरिंग अ यूनिवर्सल। सफरिंग यानी कि एक, हम कहते हैं ना कि गम तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो आते ही जाते हैं, आते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में। तो ये है कि सफरिंग जो है एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है और होता है। इन हार्डेस्ट कंसिडर्ड व्यूज, लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग। मैन सफर्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ अप टू हिज डेथ। उसके ख्याल में इंसान अपनी बर्थ से लेके अपनी डेथ तक सफर करता है। हैप्पीनेस इज ओनली ओकेजनल। जो खुशी है वो सिर्फ वक्ती होती है या मौका के तौर पे आती है आपके पास, मौके के लिहाज से। जनरल रूल नहीं है ये, इट इज़ नॉट द जनरल रूल कि आप हमेशा खुश रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता। He says in the Mayor of Castro Bridge that happiness is but an occasional episode in a general drama of pain. इंसान का जो एक दर्द की जो कहानी है उसमें हैप्पीनेस जो है एक ओकेजनल एपिसोड है, एक एपिसोड के तौर पे आती है, एक एपिसोड गुजर जाती है और फिर आगे दोबारा आपके गम फिर आ जाते हैं आपके आगे। तो हैप्पीनेस इस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक एपिसोड बन के आती है। देयर इज़ नो वन हु गेट्स मोर देन ही डिजर्व्स। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि वो हासिल करे, जो देयर इज़ नो वन हु गेट्स, वो हासिल करे मोर देन ही डिजर्व, जितना वो डिजर्व करता है उससे ज़्यादा हासिल करे, कोई ऐसा नहीं है कभी होता। बट देयर आर मैनी, बहुत सारे ऐसे भी हैं हु गेट मच लेस, जिन्हें बहुत कम मिलता है देन व्हाट दे डिजर्व। यानी कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि इंसान को वो मिले, इंसान जो डिज़र्व करता है उससे उसे ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी होता है दुनिया में कि कोई इंसान जितना डिज़र्व करता है उसे उससे बहुत कम मिलता है, और किसी को उसके जितना वो डिज़र्व करता है उससे ज़्यादा नहीं मिलता। ये भी एक फैक्ट है। इम्परफेक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉज। इम्परफेक्शंस क्या हैं जो उसके कैरेक्टर्स में हमें नजर आती हैं। हार्डी says that the real cause of the suffering of the humanity is the imperfection of the force on high. इंसान की जो imperfections है ना, जो उसकी हानियां हैं, वही सारी उसकी सफरिंग बनती हैं sometimes. The power that caused or created this story, this स्टोरी स्कीम ऑफ थिंग्स, यानी कि स्टोरी के अंदर जितनी भी स्कीम ऑफ थिंग्स क्रिएट होती है और कॉजेज जो बनते हैं ना, और जो एक और चल रही होती है, वो एक्चुअली ये फोर्स इम्परफेक्शन होती है जो आपकी हामियां अंदर की होती हैं, जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं।
He rejects the conventional belief of Christianity. देखिए वो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हो गया था एक टाइम पे, तो उस टाइम पे ये नावल लिखा गया और वो उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी के इस बिलीफ पे अ, उसके अगेंस्ट था। ठीक है। He rejects the conventional belief। कन्वेंशनल बिलीफ इस सेंस में कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल बिलीव या कॉमन, एक कॉमन चीज़ जो कि होनी है, हम कहते हैं कि एक रस्मी चीज़ है, ये तो होती ही है, तो वो इस बिलीव को रिजेक्ट करता है। He regards this power as blind and indifferent। इसका ये कहना है कि ये बहुत ही ब्लाइंड और अजीब किस्म की पावर जो है ना वो ब- कहा जाता है। दिस पावर हैज़ नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसमें सही गलत की जो है कोई सेंस नहीं पाई जाती। वो क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए कहता है। हालांकि वो खुद जो है ये कह रहे हैं अपने नावल के अंदर कि वो अ, हर इंसान ये जो सफरिंग है और ये अ, जो कुछ इंसान की ज़िंदगी में होता है वो उसकी डेस्टिनी है, फेट है और ये सारी चीज़ें प्री डिटर्मिन है। नेचर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉज। अब नेचर का क्या है, नेचर की क्या इन्वॉल्वमेंट है कैरेक्टर्स के अंदर, नॉवेल्स के अंदर। According to Hardy, this power shows itself in a number of ways. Sometimes it manifests itself as force of nature, यानी कि नेचर के बारे में एक कहा जाता है कि एक फोर्स है, एक ग्रेट फोर्स है जिसके एक्सप्रेशन की वजह से कैरेक्टर्स पे असर पड़ता है, उनके रिएक्शन समझ आते हैं। नेचर जनरली रिमेन्स indifferent फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ हार्डी। हार्डी के कैरेक्टर्स के साथ नेचर बहुत इंडिफरेंट यानी कि अजीबोगरीब रही है। उसको उन कैरेक्टर्स के दुखों से, गम से, इमोशंस और फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, सफरिंग्स ऑफ टेस्ट गो unattended by nature। Sometimes the forces of nature seem to act against Hardy's characters। समटाइम्स बल्कि हमेशा ही देखा गया है कि कैरेक्टर्स के अगेंस्ट ही नेचर का जो है ना वो रोल नजर आता है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज अ ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर इन एंड इन्वायरमेंट। एक यानी कि कैरेक्टर्स की ट्रेजेडी और इन्वायरमेंट की वजह से जो ट्रेजेडी हुई उसको जो है एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट दिस नॉवल इज ऑल अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट। ये दोनों चीज़ें बेसिकली हैं। Agrin Hay plays a prominent part in the novel and is largely responsible for the tragedy। ट्रेजेडी में इसका बहुत बड़ा हाथ है, एक कैरेक्टर की तरह इसका रोल नजर आता है। द आयरनी ऑफ सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आयरनी क्या है? द रूलिंग पावर ऑफ नेचर समटाइम्स expresses itself as irony of circumstances। Hardy says that is in this ill-conceived scheme of things, the contrary always happens। We expect one thing and the opposite occurs। हम expect कुछ करते हैं लेकिन होता opposite है। Right things never happen at the right time। सही वक्त पे सही चीज़ें कभी भी नहीं होती। हमने जो प्लान किया होता है वैसा कभी भी नहीं होता, उससे चेंज भी होता है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट भी हो जाता है। दे हैपन इधर नॉट एट ऑल और टू लेट। या तो बहुत लेट होते हैं ना फिर होता ही नहीं है जो हमने प्लान किया होता है। इट ब्रिंग्स नथिंग बट मिजरी एंड सफरिंग। जो हमने प्लान किया था वो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे हमें उसकी या तो मिजरी मिलती है या फिर हमें सफरिंग मिलती है। द हीरोइंस ऑफ हार्डी लाइक टेस एंड एस्टेशिया एंड सम ऑफ द मेल कैरेक्टर्स लाइक क्लाइम, हेंचर्ड, एंजल, एलक आर द विक्टिम्स ऑफ आयरनी ऑफ सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सर्कमस्टांसेस के थ्रू जो एक आयरनी और उन पे एक सटायर प्रेजेंट किया गया है, ये वो वाले कैरेक्टर्स हैं। द रॉन्ग मैन फर्स्ट कम्स फर्स्ट एंड व्हेन द राइट मैन कम्स। पहले जो क्रूअल है, जो विलन है वो आता है और फिर जो सही बंदा है वो आता है। इट इज़ टू लेट। जो कि
बहुत लेट हो जाता है. Thus, Tess remained a wage impression to Angel Clare until Alec had violated her and it was too late for them to live together happily. In After, Hardy's characters in general are the victims of this irony. Their intentions and hopes are constantly frustrated as if some hostile powers are working against them. ये दोनों कैरेक्टर्स उसके दूसरे नॉवल से हैं. आप चाहें तो इस पर सर्च करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसी नॉवल के दूसरे कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जिनकी वजह से वायलेंस फैलता है और जिनकी वजह से लाइक अपने टाइम पे वो बहुत लेट आते हैं, जैसे कि क्लाइम का, स्ट्रिशिया का और वाइल्ड का कैरेक्टर है. रोल ऑफ चांस एंड फेट, ये भी ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है एक उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा डिटेल में. तो यहाँ पे एक छोटा एस्पेक्ट है, यानी कि आउट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में इसका पॉइंट आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है. There is a great difference between the chance and irony of circumstances. Chance is entirely unexpected and has no relation either to character or to the कोर्स ऑफ एक्शन. यानी कि चांस और फेट में डिफरेंस क्या है कि चांस क्या है कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली होता है जिसका कैरेक्टर और कोर्स ऑफ एक्शन से, यानी कि जो भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका उससे कोई रिलेशन नहीं होता. चांस का मतलब यह है कि जब भी कोई चीज़ होती है अनएक्सपेक्टेडली होती है और कैरेक्टर को इसका कुछ पता नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई आइडिया नहीं होता, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं होता, जो भी होता है अनएक्सपेक्टेडली होता है. ठीक है, और बाय चांस होता है. While the essence of irony of circumstances or fate is its opposition to the wishes of a character, यानी कि इसका अपोजिट क्या है कि इंसान की विशेस के अगेंस्ट होता है ये. ठीक है, चांस क्या है कि बाय चांस होता है, अनएक्सपेक्टेडली होता है, और फेट क्या है कि जो कि बिल्कुल ही इंसान की विशेस के अपोजिट हो. चांस में समटाइम वर्क इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर, इंसान के में भी हर सम हाउ किसी फेवर लगता है कि वो फेवर में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, फेवर में है. बट इन हार्डेज इट ऑलवेज ऑपरेटेड अगेंस्ट देम. हार्डे की नॉवल के अंदर आपको अगेंस्ट होता हुआ नजर आएगा. चांस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ एंड सो इन हार्डेज नॉवल्स द अनडिजायर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपन. ठीक है, ये चांस है जो अनएक्सपेक्टेडली होता है. दस टेस सफर्स because of the letter she had written to Angel on the eve of their marriage never reads him. जो कि उसने लेटर लिखा उसको अपनी शादी के शाम को, जो कि उसे पहुंचा ही नहीं टाइम पे, और बाय चांस इट स्लिप्स beneath the carpet and Angel never finds it. जो कि कारपेट के नीचे स्लिप होकर चला जाता है और उसको कभी भी नहीं मिलता. तो ये एक बाय चांस होता है ऐसा. ठीक है, ये कहने के कुदरती तौर पे शायद उनकी डेस्टिनी थी या उनकी किस्मत में ऐसा था. तो ये बाय चांस कोइंसिडेंस जो होते हैं ना, अनएक्सपेक्टेडली इत्तेफाक से कुछ होता है, तो उसको हम चांस कहते हैं. और फेट जो इंसान की विशेस के अगेंस्ट होता है, जो उसने प्लान किया होता है वैसा नहीं होता बल्कि उसके अपोजिट हो जाता है, तो उसको हम फेट कहते हैं. ह्यूमन फ्रीडम ऑफ एक्शन इट्स लिमिटेशंस, इंसान की एक्शन की जो एक्शंस में वो जो जितनी उसकी फ्रीडम है उसकी लिमिटेशंस क्या है. कैरेक्टर में बी डेस्टिनी इन शेक्सपियर बट इट इज सर्टनली नॉट इन हार्डिस वर्ल्ड. In Hardy's view, character is responsible for suffering only to a limited extent. वो characters को उनकी suffering के लिए responsible ठहराता है. Inborn, yes, inborn instincts determine the actions of a person largely. Even if he wishes, he cannot act against them. यानी कि एक इंसान की एक्शन जो है वो उसकी फेट डिटर्मिन करती है, और इफ ही विशेस ही कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट देम. जो कुछ वो विश करता है उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाता है. हार्डी बिलीव्स इन स्कॉफनियर्स व्यू अ पर्सन कैन डू, ये एक फिलोसफर था, अ पर्सन कैन डू व्हाट ही विल्स. एक इंसान वो कर सकता है जिसकी वो जो वो करना चाहता है. ठीक है, ही विल्स जो उसने डिटर्मिन किया, जो वो इरादा करता है वो कर सकता है, बट ही कैन नॉट विल, वो नहीं कर सकेगा. What he wills, जो उसकी
कह लो कि जो उसने सोचा है, ठीक है, वो करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। ही हैज़ ओनली अ वेरी लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्शन। उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन बहुत लिमिटेड है, इसीलिए अ पर्सन कैन डू व्हाट ही विल्स। जो वो डिटरमिन करता है वो करने की वो कर सकता है, यानी कि कोशिश कर सकता है, बट ही कैन नॉट विल। वो ऐसा नहीं कर सकेगा व्हाट ही विल्स, जो उसने वो जो डिटरमिन किया है वो करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस टॉपिक, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। इसकी मैं पीडीएफ फाइल्स आपको सेंड कर दूंगी, जैसे कि मैं पहले टॉपिक्स की करती हूँ और करती आई हूँ। सो इससे रिलेटेड आप इस लेक्चर को अटेंड करें कॉन्शियसली, और जो भी कंफ्यूजन हो आपके माइंड में, जो भी क्वेश्चंस हों, मुझसे शेयर करें, मुझसे पूछें और कंसल्ट करें। अपना टाइम वेस्ट मत करें, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक। ज़रूरी नहीं कि आप इन नोट्स को देख के सिर्फ यही इसी को प्रिपेयर करें, इसके फर्दर इसमें से जो पॉइंट्स निकलते हैं उसको खुद नोट डाउन किया करें अपनी आसानी के लिए फर्दर, और उसके लिहाज से आप प्रिपेयर करें ताकि आपको फेमिलियरिटी हो कि आपने किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। जब आप पेपर देने के लिए रिवाइज करें, इसको रिवीजन करें, तो आपके लिए आसानी रहे। तो अपने माइंड में या अपने नोटबुक पे इसके रिलेटेड इसका जब प्रिंट लेते हैं तो इसी के ऊपर आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया करें। जैसे ये पीछे एक मैंने हाईलाइट किया है, इसमें मोस्टली मैं टाइम की कमी की वजह से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट नहीं कर पाई थी। लेट मी शो यू हियर। यस, इम्पैक्ट ऑफ हिज फिलोसफी। तो इसी तरह के जो वर्ड्स हैं, लाइक ही हार्टे इज सक्सेसफुल ओनली इन पेंटिंग सिंपल नेचर्स, ये क्रिटिक्स ने कहा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनकी आगे, जिनके थ्रू एक्सप्लेनेशन है, जिनकी आप समझते हैं कि नॉवल के अंदर कोई परफॉर्मेंस है और इसकी वजह से एक्टर्स पे सॉरी जो कैरेक्टर्स हैं उन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो उनको हाईलाइट कर लिया करें। उनकी वो, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉक्स बना लिया करें उसको हाईलाइट करने के लिए, और उसको नोट डाउन कर लिया करें इरादा से। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं जब आप प्रिंट आउट लेते हो, तो इस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लिया करें या बॉक्स बना दिया करें इसके इर्द गिर्द, ताकि हाइलाइटेड रहे और आपको पता हो कि आपने ये पढ़ा हुआ है और इसको हाईलाइट करने का मकसद आपका क्या था। तो पढ़ते वक्त जब पढ़ते वक्त इनको हाईलाइट कर लिया करें, जब आप रिविजन करेंगे फिर आपको मसला ही नहीं होगा इसमें से कुछ। तो अभी तक के लिए इतना ही इस टॉपिक से रिलेटेड, और फर्दर मोर इससे रिलेटेड ऑलरेडी जो क्लास में डिस्कशन हुई थी वो भी अलग है। अगर आप फर्दर आपको नोट्स चाहिए तो वो मेरी अपनी जो बुक है उसमें भी मैं आपको पिक्चर से शेयर कर दूँगी। अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप मुझसे पूछा करें, कहा करें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो खैर मैं खुद भी शेयर कर दिया करूँगी साथ-साथ जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, इसके अलावा जो मैं खुद देती हूँ, इसके अलावा जो होंगे मैं शेयर कर दूँगी। सो yes, we will see you in the next lecture, inshallah. I'm going to discuss the themes of this novel and the pessimism of Hardy, or his views about love and marriage in this novel. So, those lectures will be given to you through the URL or any other links. So, be careful and take care of yourself and of your loved ones. So remember me in your prayers too. So we'll see you in the next lecture, inshallah. See you soon. Till then, Allah Hafiz.